Dear students, now we are starting 11th class physics. It is chapter number 2 and it is a very first lecture of this chapter. Okay, हम आज बेसिकली फिज़िक्स स्टार्ट ही कर रहे हैं. जब भी हम फिज़िक्स की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो हम फिज़िक्स को हमेशा फंडामेंटल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, और फिज़िक्स में जब भी हम फंडामेंटल चीज़ों की बात करते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ और यूनिट्स हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे फोर्स, जैसे मोमेंटम, जैसे मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा. देयर आर टेंस ऑफ क्वांटिटीज़ जो हमारे दिमाग में आती हैं. जब भी हम इन क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है ये जो क्वांटिटीज़ हैं सारी की सारी बेसिकली नेचर का कुछ नेचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेकर समाये हुए हैं. ठीक, तो हम शुरुआत भी नेचर से ही करते हैं. जब भी हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, किसको ऑब्जर्व करते हैं? नेचर को. हमारे अराउंड जो चीज़ें हैं या हम जिस जगह का पार्ट है उसको जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बेसिकली चार चीज़ें देखने को मिलती हैं. वो चार चीज़ें बेसिकली क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्पेस है. ठीक, स्पेस में किस चीज़ को कहता हूँ? जिसमें हम और आप और ये पूरी दुनिया जो भी नज़र आती है वो समाये हुए. ठीक, इसको स्पेस कहते हैं. स्पेस किस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किए हुए है, किस चीज़ को लिए हुए है? सारी ही चीज़ें बेसिकली नेचर का पार्ट है स्पेस, और स्पेस के अंदर बहुत सारा आपको मटेरियल दिखाई देगा. तो सेकंड थिंग इज मटेरियल which is a part of space and space is a part of nature. मटेरियल है तो मटेरियल के पास एक ख़ास बात आपको नज़र आएगी कि मटेरियल के पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जो उससे वर्क करवाती है. जब मटेरियल है तो मटेरियल के पास जो चौथी चीज़ होगी वो होगी आपकी एनर्जी. ठीक है, नेचर के अंदर स्पेस के अंदर मटेरियल के पास एनर्जी. एक चौथी चीज़ और होती है जो कि नेचर के पास होती है, वो होती है टाइम, वक्त, जो कि ना तो हमें नज़र आता है ना हमें महसूस होता है, हम सिर्फ उसको समझ सकते हैं. ठीक, मैं इसकी एग्जांपल अभी देता हूं आपको. तो चौथी चीज़ हो गई हमारे पास टाइम. तो ये चार चीज़ें बेसिकली दीज आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द नेचर के अंदर ये चार चीज़ें हैं. हम किसी भी चीज़ को इस दुनिया की उठा लें वो इन चार चीज़ों से खाली नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लकड़ी का ब्लॉक है. ओके, इसके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन चार चीज़ों से एसोसिएटेड हैं? बताता हूँ. सबसे पहली बात, ये कुछ स्पेस घेरता है, इसके पास कुछ स्पेस घेरने की ताकत है, यानी इसके पास वॉल्यूम है, तो ये एक स्पेस का पार्ट है. वन थिंग इज करेक्ट. ओके, नाउ सेकंड थिंग इज ये मटेरियल है. मटेरियल क्यों है? क्योंकि ये इसके पास ये स्पेस भी घेरता है और इसके पास कुछ मास भी है, तो ये क्या चीज है? मटेरियल भी है. अब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल आग के हवाले कर देता हूं, तो आफ्टर द कंबशन ये क्या करेगा? आफ्टर द कंबशन ये कुछ एनर्जी देगा, हीट एनर्जी देगा. ओके, या इसके बनने में भी कुछ एनर्जी लगी होगी, सूरज की किरणें लगी होंगी, पानी लगा होगा, खाद लगी होगी, तो इसके बनने में भी कुछ, तो इसके पास कुछ एनर्जी है. ठीक, एनर्जी भी है. नाउ टाइम, ये यहाँ इस हमारे क्लासरूम में कुछ वक्त से रखा हुआ है, तो इसकी कुछ एज है, यानी कुछ टाइम बीता है, तो एक टाइम भी पार्ट है नेचर का. तो चारों चीज़ें बेसिकली हर चीज़ से एसोसिएटेड हैं इस दुनिया की, और जिसमें से टाइम भी एक अहम पार्टिकल है या अहम कंपोनेंट है. ओके, अब इन चार चीज़ों के साथ जब भी हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम धड़ से इन चार चीज़ों को नहीं कह देते, बल्कि इन चार चीज़ों के अंदर छुपी हुई और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, और वो बेसिकली हम उनको कैसे डिस्कस करते हैं या उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका हमने नाम दिया फिजिकल क्वांटिटीज. क्या नाम दिया हमने?
फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि हमें यहां पर इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी ब्लॉक को दोबारा उठाता हूं, इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, इसका यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये एक क्वालिटी है। ये हर मटेरियल की अलग हो सकती है, ये अलग होगी, उसके लिए मैं एक दूसरा मटेरियल उठा लेता हूँ, ये एक दूसरी कास्ट आयरन की रॉड है फॉर एग्जांपल, इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अलग अलग है, यानी इन दोनों के पास एक क्वालिटी ऐसी है जो अलग अलग है, वो लेंथ है, लेंथ इसकी कम है और ये लकड़ी के ब्लॉक की ज्यादा है। इनके पास एक क्वालिटी और है, एक क्वालिटी क्या है, मास, और मास होने की वजह से ये मेरे हाथ पर जब मैं इसको रखता हूं ये प्रेस करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो यानी इसके पास एक क्वालिटी और समाई हुई है, वो है मास। इसके पास एक क्वालिटी और समाई हुई है, वो कैसी है कि जब मैं इसको अपने हाथ पर रखता हूं तो मुझे ठंडे या गर्म का आभास होता है, एहसास होता है, मैं फील करता हूं ये ठंडा है या गर्म है। जब मैं इस रॉड को रखता हूं तो ये क्योंकि जाड़े हैं अभी, तो ये मेरे हाथ पर ठंडा लगता है। तो ये बेसिकली किस क्वालिटी को बताता है या कौन सा एट्रीब्यूट है, ये बेसिकली टेम्परेचर है। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ द नेचर और द मटेरियल। वो 7 क्वांटिटीज बेसिकली जो होती हैं उनका मैं फिलहाल नाम लिखता हूं जिससे बात की शुरुआत होगी। वो 7 क्वांटिटीज जिनको हमने ऑब्जर्व किया नेचर में, वो बेसिकली कौन सी हैं? एक फॉर एग्जांपल लेंथ है, एक मास है, और तीसरी टाइम है। ये बहुत तीनों क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर से 2-4 होते हैं। देन फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या खाली हम टेम्परेचर लिख देते हैं फिलहाल, टेम्परेचर इज ऑल्सो ए क्वांटिटी। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, amount of substance के बाद luminous intensity, luminous intensity, luminous intensity ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, इनकी नंबरिंग कर देते हैं 4 5 6 and 7। तो these are the 7 quantities which are basically constituent or important part of the nature or the material। ये क्वांटिटी है, इसका मतलब हम इनको मेजर कर सकते हैं। क्या और भी क्वांटिटीज हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे एरिया को। एरिया इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जो फिजिकल नहीं हो और नेचर में हो? तो हाँ, हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं, तो फौरन सवाल उठेगा कि कितना प्यार करते हो? तो जवाब में मैं कहूंगा भाई बहुत करता हूं, लेकिन मैं इसको नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता, मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिक्स ये कहती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, इमोशनल क्वांटिटी हो सकती है या कोई दूसरी एंटिटी हो सकती है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी वो होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिसको हम मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को भी जब हम ऑब्जर्व करते हैं और डीपली, तो हमको ये पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटीज में भी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, तो 2 तरह की जो क्वांटिटीज हैं, मैं यहां थोड़ा सा साफ कर देता हूं बोर्ड को। 2 तरह की क्वांटिटीज जो हमको पढ़नी है या जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं इस वक्त, वो उनमें से एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ये वाली सारी है, ठीक है, ये वाली जो मैंने बताई, ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटीज या इनको बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक है, ये एक ही बात है। और दूसरी क्वांटिटीज होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज।
ड्राइव्ड क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, एक चीज होती है लेंथ, तो लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। मीटर कैसे आया, इसकी अभी हिस्ट्री बाकी है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इसको मीटर में मीटर में मेजर करते हैं, आप जानते हैं। लेकिन एरिया को हम कैसे मेजर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एरिया किस चीज का होगा? एरिया ऐसी सरफेस का होगा जिसके पास लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। ये क्या चीज है? एक रेक्टेंगल है। अगर इसका एरिया आप निकालना चाहें तो एरिया आप कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में मेजर करेंगे? इसको मीटर में मेजर करेंगे। ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे? ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करेंगे। और मीटर इंटू मीटर हम जानते हैं, मैथमेटिक्स कहता है कि भाई इसकी पावर 2 लगा दो तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया, ठीक। तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होगी? मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होगी, ठीक। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है मीटर या लेंथ। हम चीजों को क्योंकि फिजिक्स में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमने ये नहीं कहा कि लेंथ इंटू लेंथ, हम कहेंगे मीटर स्क्वायर। और इस मीटर स्क्वायर जिस क्वांटिटी को दर्शाएगा वो बेसिकली ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होगी? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होगी, यानी एरिया। जैसे एरिया को हम डिस्कस करें तो ये लेंथ से मिलकर बनेगी, यानी 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करके हम किसको? एरिया को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पीड की बात करें, स्पीड फिर फर्दर 2 क्वांटिटीज से मिलकर बनेगी। स्पीड किसके बराबर होती है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लेंथ, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो यानी स्पीड की जब हम यूनिट निकालेंगे तो मीटर अपॉन सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो यहां पर 2 क्वांटिटीज आ गई, लेंथ एक क्वांटिटी और टाइम दूसरी क्वांटिटी। तो ये 2 क्वांटिटीज से मिलकर बनी है स्पीड। तो ये बेसिकली ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। बात समझ में आई? तो ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से या बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है? इसको समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, ओके। ये जब मैं हाथ पर रखता हूं तो ये प्रेस करता है, तो कुछ फोर्स लगाता है ये नीचे, वो इसका बेसिकली वेट है, ओके। और वेट इसके मास की वजह से, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा वेट होगा। उसी वक्त एक दूसरा जो कास्ट आयरन का मेरे पास रॉड है और इससे लेंथ में छोटी है, आप देखिए ये इतनी छोटी है, ठीक। ये इतनी छोटी है, लेकिन जब मैं इसको हाथ में रखता हूं तो इसकी जो फोर्स है वो ज्यादा है, यानी इसके पास ज्यादा मास है। तो इसके पास 2 जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक लेंथ और दूसरी मास। इसके पास लेंथ ज्यादा है और इसके पास लेंथ कम होने के बावजूद मास ज्यादा है। तो यानी 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिफरेंट हैं। लेंथ से हम मास का पता नहीं लगा पाते एक वक्त में। तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिकली अलग अलग नेचर बताएं, या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर नहीं बता सकती। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अलग अलग कैरेक्टर हो गए। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? फॉर एग्जाम्पल हम एक हाथ पर शुगर रखते हैं और दूसरे हाथ पर हम सॉल्ट रखते हैं और इन दोनों को पीस लेते हैं, ठीक, पाउडर फॉर्म में बना देते हैं, तो लगभग देखने में बिल्कुल एक सा लगेगा। लेकिन क्या कलर की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का टेस्ट भी सेम होगा? नहीं, दोनों का टेस्ट अलग होगा, इसलिए दोनों का नाम भी अलग रखा। एक का नाम शुगर रखा, एक का नाम सॉल्ट रखा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो क्योंकि कलर की वजह से पता नहीं लग रहा दोनों का टेस्ट क्या है, इसी तरह से लेंथ की वजह से मास का पता नहीं लग रहा, मास की वजह से लेंथ का पता नहीं लग रहा। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होगी कि अलग अलग कैरेक्टर बता रही होगी, तो ऐसी क्वांटिटी टोटल अगर हम काउंट करेंगे यूनिवर्स के अंदर तो वो मिलेंगी 7। ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं कि इनके साथ आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, वो इन सारी क्वांटिटीज से मिलकर ही बनेंगी।
तो ये 7 मिनिमम ऐसी क्वांटिटीज हैं यूनिवर्स के अंदर या नेचर के अंदर जिनसे आप सारी क्वांटिटीज पता लगा सकते हैं। साइंटिस्ट ने जब ये जब लिस्ट बनाई तो उसके कुछ सालों बाद ये पता चला कि हमसे कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो छूट गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे खोलता हूं, ठीक, तो एक क्वांटिटी है यहां बीच में जो फिंगर के बीच में है जिसको मैंने नाम दिया एंगल, और इसको मैं ज्यादा भी खोल सकता हूं। बात समझ में, ऐसा भी खोल दिया तो एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। तो यानी जो चीज वेरी कर सकती है हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो यानी ये भी एक क्वांटिटी है। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। ये भी एक कैसी क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है जिसको बाद में जिसकी तरफ ध्यान गया साइंटिस्ट का, तो इसको बोलते हैं हम एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल। तो 8वें नंबर पर प्लेन एंगल और 9वें नंबर पर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है भाई? बर्थडे कैप होता है ना, बर्थडे कैप रखते हैं। तो आप देखिए एक बर्थडे कैप तो ऐसा होगा, एक बर्थडे कैप ऐसा है और एक बर्थडे कैप ऐसा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये प्लेन एंगल नहीं है, ये कैसा एंगल है? सॉलिड एंगल है। तो इसकी जरूरत हमें अक्सर पड़ती है जब भी हम लाइट से डील करते हैं। तो सॉलिड एंगल, ये बेसिकली क्या होता है? सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को भी रखा गया इस लिस्ट के अंदर, और ये जो क्वांटिटीज हुई ये बेसिकली कहलाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो दीज क्वांटिटीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिनको इस लिस्ट में बाद में शामिल किया गया। तो ये बेसिकली एक मैंने मोटी मोटी आपको बात बताई क्वांटिटीज से रिलेटेड। अब हम आते हैं, हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आपको समझ में आना चाहिए भी ये चीज़ें आ कैसे गई, बन कैसे गई है। तो हिस्ट्री अगर क्लियर होगी आपको तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। देखिए अर्ली जो डेज थे उनमें हम चीज़ों को मेज़र कैसे करते थे। जब हमें समझ में आया कि भाई चीज़ों को मेज़र भी किया जाना चाहिए, कि चीज़ों की क्वांटिटीज़ भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शख्स को बाज़ार से अनाज खरीदना है, गेहूँ खरीदने, चावल खरीदने, तो उसके लिए उसको कुछ पेमेंट करना है, या उसको पहले बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, वो अनाज के बदले में कपड़ा दे देता था, या कोई मान लो टोकरियाँ बना रहा है, टोकरियाँ दे दी। तो जो अनाज उसको लेना है उसकी एक क्वांटिटी होगी जिसको वो खाता है और डेली, तो वो क्वांटिटी को मेज़र करने की ज़रूरत आई। तो अर्ली डेज में किस तरीके से मेजरमेंट होता था इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अर्ली डेज में जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेंथ को मेजर करना है, तो लेंथ के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट थी, ये बालिश्त, जिसको हम बालिश्त कहते हैं उर्दू में। यहां से लेकर और यहां तक का जो डिस्टेंस, इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया स्पैन। इसको क्या बोलते थे? स्पैन, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू या हिंदी में क्या बोलते हैं? बालिश्त बोल सकते, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे स्पैन। इसी तरह से एक यूनिट थी आपके जूते का साइज या पैर का जो साइज होता है, पैर की टो से लेकर और एड़ी तक का साइज, ठीक, वो यूनिट थी बेसिकली फुट। फुट को हम यूज करते थे जूते का साइज या पैर की टो से बड़ी उंगली से लेकर और जो आपका एड़ी तक का साइज है, ठीक। इसी तरह से एक यूनिट यूज करते थे हम क्यूबिट। क्या यूज करते थे? क्यूबिट। क्यूबिट क्या होती थी भाई? अर्ली डेज में यूज करते थे। ये हमारा हाथ है, तो हाथ की ये जो बड़ी उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, वहां से लेकर और ये एल्बो तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्यूबिट बोलते थे। तो क्यूबिट बेसिकली क्या होता था? डिस्टेंस बिटवीन मिडिल फिंगर टू एल्बो, ठीक है। हैंड की, हाथ की मिडिल फिंगर से लेकर एल्बो तक का।
तो इनको हम यूज करते थे फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मास मेजर करने के लिए क्या करते थे? मास मेजर करने के लिए हम ग्रेन्स ले लेते थे। ग्रेन्स कौन से ग्रेन भाई? जैसे हम दाल के, चावल के या गेहूं के दाने ले लेते थे। तो गेहूं के दानों के जरिए भाई 10 दाने हो गए, 10 दानों का अपना एक मास होगा, तो उस मास के बराबर सोना किसी को खरीदना है या चांदी खरीदना है, इस तरह के मिनरल्स को खरीदने के लिए हम दानों का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक दिक्कत ये थी, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं थी। ठीक, स्टैंडर्डाइज ना होने की वजह से फ़ायदा और नुकसान होता था, और बहुत बड़ा बड़ा फ़ायदा भी नुकसान भी होता था। फॉर एग्जांपल, हमें ग्रेन के ज़रिए सोना खरीदना है, ठीक है, और ग्रेन के ज़रिए नापना है। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं के दाने हैं, उसके ज़रिए हम नापना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं किसको? गेहूं के दानों के ज़रिए हम तोलना चाहते हैं, सोने को तोलना चाहते हैं, फ़र्ज़ करिए गोल्ड को हम तोलना चाहते हैं। तो जो तोलने वाला होगा वो क्या करेगा? चालाकी कि छोटे छोटे दाने रखेगा, छोटे छोटे गेहूं के दाने रखेगा अपने यहाँ, स्टैंडर्ड बनाएगा उनको, या और उनको पुराना करेगा तो मॉइस्चर निकल जाएगा, उसका मास और कम हो जाएगा, ताकि उसको कम सोना देना पड़े। बात समझ भाई? तो इस तरह की चीज़ें आती थी। अब फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ है, चाइनीज़ के हाथ थोड़े छोटे होते हैं। अगर चाइनीज़ कोई दुकानदार है और वो कपड़ा बेच रहा है हाथ से नाप के, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1 क्यूबिट, तो उसका 1 क्यूबिट तो बहुत कम होगा। अगर उससे कोई खरीदने आए, फॉर एग्जांपल अफगानी खरीदने आए, अफगानी लंबे लंबे होते हैं, या सूडानी आए, उनके हाथ जो हैं वो लंबे होते हैं, उनका जो क्यूबिट होगा, ये जो क्यूबिट होगा डिस्टेंस बिटवीन मिडिल फिंगर एंड एल्बो, वो ज़्यादा होगा। तो वो कहेंगे भाई इतना दो, मेरे हाथ के मुताबिक दो। तो ये एक तनाज़ा हमेशा, लड़ाई झगड़ा हमेशा खड़ा रहता था कि ये जो यूनिट है ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने 1790 में फ्रांस ने ये किया कि ब्रिटिशर्स प्लस अमेरिकन से ये बात की कि भाई ऐसा है कि हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं यूनिट्स को, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम रहे, ताकि झगड़ेबाजी ना हो कोई। ठीक, फ्रांसीसी काफ़ी आगे थे शुरू में तालीम में, इल्म में। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से और अमेरिकन से बात की। अमेरिकन और ब्रिटिशर्स ने किसी वजह से रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक, वो किस वजह से किया ये एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल किसी वजह से रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन जो फ्रांस वाले थे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 1795 में क्या किया? 1795 में एक लिस्ट बनाई बहुत सारे मटेरियल्स की, और उनके लिए एक डेसिमल मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या डेसिमल मैट्रिक सिस्टम 1795 में फ्रांस ने डेसिमल मैट्रिक सिस्टम बनाया। ठीक है, जिसको लेटर ऑन बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। डेसिमल मैट्रिक सिस्टम में उन्होंने जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उनकी यूनिट्स डिफाइन करी। वो यूनिट कितनी होगी उसमें ये भी डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए उन्होंने कहा कि लेंथ को भाई हम मीटर्स में मेजर करेंगे। लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स में मेजर करेंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 1 मीटर किसके बराबर होगा? तो 1 मीटर में उन्होंने सजेस्ट ये किया कि फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है ना, ये अर्थ है आपका। तो अर्थ में इक्वेटर है, हम सब जानते हैं, दिस इज इक्वेटर, और यहां कहीं पेरिस है। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और यहां कहीं पर पोल है, नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से पेरिस होती हुई इक्वेटर तक एक लाइन खींची जाए, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है उसके 10 मिलियन हिस्से किए जाए। 10 मिलियन पार्ट किए जाए। ठीक है, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसके कितने पार्ट किए जाए? 10 मिलियन पार्ट किए जाए। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यानी 100 लाख पार्ट किए जाए, यानी इतने पार्ट किए जाए, और एक जो पार्ट आएगा उसमें उसकी जो लेंथ होगी वो बेसिकली किसके बराबर होगी?
1 मीटर के बराबर होगी। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया। अब ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ये डिस्टेंस कभी बदलेगा नहीं। तो ये एक बड़ा ही अच्छी बात थी जो उन्होंने शुरू करने की कोशिश करी। इसी तरह से उन्होंने ग्राम को डिफाइन किया। उन्होंने कहा भाई जो मास है उसको हम ऐसे दानों वानों की शक्ल में नहीं नापेंगे, उसको हम ग्राम में नापेंगे। किस में नापेंगे? ग्राम में नापेंगे। और ग्राम के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई सब जगह का पानी होता है सब जगह, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यानी ये जब मीटर डिफाइन कर दिया था इसके भी 100 हिस्से कर दो। उसके बाद जो 100 हिस्से करने के बाद आया वो 1 सेंटीमीटर हुआ, उसका एक क्यूब बनाओ। क्यूब कैसा बनाओ भाई? क्यूब ऐसा बनेगा जैसे लूडो का दाना होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या भर दो भाई? पानी भर दो। इसके अंदर क्या भर दो? पानी भर दो। उसका जो मास होगा वो मास किसके बराबर होगा? वो 1 ग्राम के बराबर होगा। तो इन्होंने ऐसी अपनी कोशिश करी और ये बड़ी अच्छा वेलकमिंग कोशिश थी, और आगे चल के इसकी वजह से बहुत आसानियां हुई। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी थे, वो फ़ायदे भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। 20 मई 1875 में उन्होंने एक ट्रीटी करी 17 नेशंस से, ठीक है, 17 कंट्रीज से करी। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, लिखने में आसानी रहेगी मुझे। उन्होंने ये जो ट्रीटी करी थी ये 20 मई 1875 में, ठीक है। ये डेट्स हालांकि याद रखना फिजिक्स का हिस्सा नहीं है, ये डेट, इस डेट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मीटर और सेकंड्स पर। उन्होंने एक ट्रीटी करी थी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है भाई? समझौता। एक उन्होंने ट्रीटी करी थी 17 कंट्रीज से, 17 कंट्रीज से। उस टाइम भारत हमारा शामिल नहीं था इसके अंदर। 17 कंट्रीज से एक ट्रीटी करी थी जिसको उन्होंने नाम दिया मीटर कन्वेंशन, जिसको उन्होंने नाम दिया मीटर कन्वेंशन। और इस ट्रीटी में खास बात क्या करी कि इस ट्रीटी में उन्होंने चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया, इन सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया, जिनको सारे कंट्रीज ने, जो 17 कंट्रीज इसके अंदर शामिल हुए थे, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेटर ऑन इंडिया ने भी 1957 में, 1957 में इंडिया ने भी ये ट्रीटी साइन करी। इंडिया ऑल्सो साइंड दिस ट्रीटी, और इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया इन सारे यूनिट्स को। तो हमारे यहाँ ये बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1790 के आसपास, ओके। अब इस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो ये जो ट्रीटी साइन हुई और फिर सारे यूनिट्स स्टैंडर्डाइज हुए, इन सारे यूनिट्स के स्टैंडर्डाइज हो जाने के बाद फायदा क्या हुआ? इनका जो यूनिट सिस्टम था या एमकेएस सिस्टम था, उसका फायदा क्या हुआ? इसको समझने के लिए हम डिफरेंट तरह के यूनिट सिस्टम्स को समझते हैं, ठीक। इनको मिटा देता हूं मैं। तो जो यूनिट सिस्टम थे वो बेसिकली दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यूनिट्स सिस्टम, यूनिट सिस्टम में एक तो पहले से चला आ रहा था, वो था एफपीएस, ठीक। और एक ये बाद में चला, ये बेसिकली था एमकेएस। और एमकेएस से पहले भी एक चीज शुरू हुई, वो हुई सीजीएस, ठीक। ये सीजीएस और एमकेएस लगभग सेम ही सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम बेसिकली क्या था? देखिए अब इसको समझ लिए। पहले, सबसे पहले हम लेंथ लिखते हैं, और दूसरे नंबर पर हम मास, और तीसरे नंबर पर हम टाइम, ठीक। तो एफ जो था बेसिकली वो था फुट और फिट दोनों एक ही चीज है। फिट जो है वो फुट की प्लूरल है। तो 1 फुट कितना होता है ये आप जानते हैं। जो हमारा स्केल होता है उसमें आपने देखा होगा कि फिट्स में भी होते हैं। हम इवन आज भी जो इंडिया के अंदर या ख़ासतौर पर यूपी के अंदर ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं वो फुट्स में करते हैं, ठीक। कि भाई तुम्हारी ज़मीन कितने बाई कितने फिट की है, तो लोग बताते हैं कि भाई मेरा जो प्लॉट है वो 50 फीट बाई 60 फीट का है, इस तरीके से बताते हैं। तो अब ज़मीनों की खरीद फरोख्त में अब भी ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो फिट और मास को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पी जो स्टैंड करता है वो बेसिकली पाउंड को बताता है, ठीक है। तो पाउंड का इस्तेमाल कहाँ होता है मैं आपको बताऊं। क्रिकेट की जो बॉल होती है
उसका मेजरमेंट हम पाउंड में करते हैं, केजी में नहीं करते। और ये टाइम है, ये बेसिकली पहले से ही सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर रखा था और इसको हम सेकंड्स में नापते थे। तो अर्लियर जो CGS यूनिट था जो आपका फ्रांस वालों ने शुरू किया, उसमें CGS, C बेसिकली बताता था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नापेंगे, G बता रहा है हम मास को ग्राम में नापेंगे, और S सेकंड। ठीक है, ये टाइम चेंज नहीं किया किसी ने। लेकिन जब हमने ये सेंटीमीटर को देखा तो सेंटीमीटर बहुत छोटा है। अब फॉर एग्जांपल 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस हमें नापना है, तो 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में नहीं नापेंगे, 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस तो हम किलोमीटर्स में नापते हैं। या हमें मान लो मोहल्ले की रोड की लंबाई नापनी है तो वो सेंटीमीटर्स में नहीं नापेंगे। उसके लिए हमने जो यूनिट सिस्टम शुरू किया था उसमें हमने सेंटीमीटर को बढ़ाकर क्या बना दिया, मीटर बना दिया। और यहाँ ग्राम बहुत छोटा है। अब फॉर एग्जांपल हमको एक बड़े पैमाने पर आलू खरीदने किसी खेत वाले से, तो ग्राम में नहीं खरीदेंगे, हम किस में खरीदेंगे, किलोग्राम में खरीदेंगे। और ये अभी भी टाइम सेकंड ही रहा है, टाइम नहीं बदला। ठीक, तो सेंटीमीटर और मीटर। अब इस सिस्टम और इस सिस्टम के बीच में कुछ खास बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं उसको पहले यहां पर रिप्रोड्यूस करता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। फॉर एग्जांपल इस सिस्टम के अंदर हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ में हम कैसे लिखते थे, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 10 चेन्स। ठीक है, 10 चेन के बराबर 1 फरलॉन्ग होता है। तो भाई एक चेन किसके बराबर होता है, एक चेन, 1 चेन बराबर होता है 22 यार्ड के। ठीक है, 22 यार्ड, यार्ड आप समझते हैं, अभी भी क्रिकेट की पिच की लंबाई हम यार्ड्स में नापते हैं। ओके, तो 1 यार्ड किसके बराबर होता है, 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट के। ठीक है, ये फुट और फीट एक ही चीज है, फीट जो है वो प्लूरल है, जब भी एक से ज्यादा होगा तो हम फुट नहीं लिखेंगे, फीट लिखेंगे। तो 1 फुट किसके बराबर होगा भाई, 1 फुट हम सब जानते हैं ये 12 इंचेस के बराबर होता है। अब देखिए यहां पर मैंने एक आपका कन्वर्जन फैक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स को यहां पर लिखा है लेंथ के लिए। अब मैं यहां पर लिखता हूं लेंथ के लिए, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर होगा 1000 मीटर्स। ठीक, फिर 1 मीटर किसके बराबर होगा, अपनी सब यूनिट के, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर अपनी सब यूनिट के किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर। ये हम सब जानते हैं, मिली का मतलब 10 की पावर -3, सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, किलो का मतलब 10 की पावर 3। ओके, अब यहां पर और यहां पर आप देखिए, तो ये जो हमारा सिस्टम है CGS सिस्टम, MKS या MKS सिस्टम, इसके अंदर जब भी हम यूनिट से सब यूनिट में जाते हैं तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर होता है इसको याद रखना आसान होता है। ये बेसिकली डेसिमल सिस्टम भी कहलाता है। तो 1000 है यहाँ पर, 100 है यहाँ पर, 10 है, तो इन फैक्टर्स को याद रखना आसान है। बनिस्बत ये जो सिस्टम था जिसके साथ एक डिफिकल्टी थी कि यहाँ जो कन्वर्जन फैक्टर था, यहाँ 10 है, यहाँ 22 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है। देयर इज नो प्रॉपर ऑर्डर बिटवीन द कन्वर्जन फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट और वाइस वर्सा। तो इसलिए ये इस सिस्टम की डिसएडवांटेज थी, जिसकी वजह से जरूरत पड़ी एक ऐसे एडवांटेजियस सिस्टम की जिसके अंदर ये जो कन्वर्जन फैक्टर हो वो हमारा बहुत इजी हो। बात समझ में आई? तो ये एक अच्छा सिस्टम था, इसको ग्लोबली अडॉप्ट किया लोगों ने। क्योंकि इसको ग्लोबली अडॉप्ट कर लिया इसलिए ये इस सिस्टम का नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम के अंदर जो भी यूनिट्स रखी जाएंगी उनको हम बोलते हैं SI यूनिट। बात समझ में आई? उनको हम बोलेंगे SI यूनिट। तो अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कि हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट की नीड क्या है या यूनिट होता ही क्या है, इसकी बात करेंगे। और फिर बाद में जो NCERT में लिस्ट दे रखी है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट करिए, हम दूसरी चीज शुरू कर रहे हैं। So dear students, now we will discuss the things in
ए लिटिल बिट मोर इन डिटेल, थोड़ा सा हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर आ जाती है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की, तो हम कैसे लिखेंगे। नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी है तो उसे हम मेज़र कर सकते हैं और मेज़र कर कर ही हम उसकी वैल्यू बता पाएंगे, या उसका वो कितनी क्वांटिटी है वो ये हम बता पाएंगे। ठीक, तो मेजरमेंट की ज़रूरत भी क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। नीड ऑफ फिजिकल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट के बाद हम कुछ यूनिट भी लिखते हैं कि उसकी यूनिट क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम। इट इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक, किस चीज की, किसी मटेरियल की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सिस्टम की। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है दैट कैन बी क्वांटिफाइड। ये जो वर्ड है क्वांटिफाइड, दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये बेसिकली इस डेफिनेशन की जान है। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन भी हो सकती हैं, तो ये बेसिकली इस डेफिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिफाइड। फिजिकल क्वांटिटी का वो कैरेक्टर जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, या नेचर का वो कैरेक्टर जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उस कैरेक्टर को बेसिकली हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, इसकी और ये करते कैसे हैं, ये हम मेजरमेंट से करते हैं। मेजरमेंट हमने किस तरह से शुरू किया ये अभी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक लकड़ी का एक वुडन रॉड समझ सकते हैं इसको आप। ठीक, एक लॉग है लंबा सा, इसके पास एक कैरेक्टर है, इसके पास एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर एकदम से समझ में नहीं आता, जैसे ही मैं इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी चीज लेकर आऊंगा ना आपके समझ में आ जाएगा। जैसे इसके पास एक कैरेक्टर है और इस पेन के पास एक कैरेक्टर है, इनके कलर्स अलग अलग हैं, इनके मटेरियल्स भी अलग अलग हैं, उन कैरेक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा कैरेक्टर है, जैसे ही मैं इन दोनों को साथ में लेकर आता हूं आपके समझ में आ जाता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लेंथ, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और इस पेन का यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये एक कैरेक्टर है इनके पास। लंबाई, दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये एक कैरेक्टर है जो दोनों का डिफरेंट है। ठीक, तो लंबाई एक कैरेक्टर हो गया। इसी तरह से इसके पास कुछ वजन है, इसके पास कुछ मास है, मास की वजह से ये एक फोर्स लगाता है मेरे हाथ पर, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है जो अर्थ लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है वो बेसिकली क्या है, वेट है। तो इसके पास एक कैरेक्टर मास का है। मास में ऐसे नहीं समझ पाता हूं, वो मुझे जब मैं वेट को ऑब्जर्व करता हूं तब समझ में आता है। तो मैं इसका वेट ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे ही मैं इसको अपने हाथ में रखता हूं ये मेरे हाथ को प्रेस करता है, तो ये भी मेरे हाथ को प्रेस करता है। और एक छोटा सा ये पेन का कैप है, ये भी मेरे हाथ को प्रेस करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी प्रेस ज्यादा होगी। तो प्रेस किसकी ज्यादा होगी, इस कैप की या इस वुडन ब्लॉक की। नेचुरली इस वुडन ब्लॉक की ज्यादा होगी, आप महसूस भी कर सकते हैं इसको। तो यानी इसके पास एक कैरेक्टर और है मास का। तो इसके पास 2 कैरेक्टर हो गए, लेकिन इसका जो पहला कैरेक्टर था लेंथ और दूसरा कैरेक्टर था मास, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। आप ये मत समझिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों पॉइंट, ये लेंथ किसी के पास कम हो लेकिन मास ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपकी कास्ट आयरन की एक रॉड है। ठीक, इसकी लेंथ देखिए इससे कम है, इसकी लेंथ जब मैं इसके मुकाबले में देखता हूं कम है, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा है। बात समझ में? तो मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, मास तो बेसिकली और चीजों पर डिपेंड करता है कि कितना कॉम्पैक्टली वो पैक्ड है मटेरियल। तो यानी मास एक दूसरा कैरेक्टर है जिसको लेंथ जस्टिफाई नहीं कर सकती या लेंथ जिसको बता नहीं सकती। तो इसके पास 2 कैरेक्टर हो गए। इन दोनों ही कैरेक्टर को हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वो सारे कैरेक्टर जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं एक ऑब्जेक्ट की। तो एक ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। कैसे कैरेक्टर होते हैं? इसके पास लेंथ भी है, इसके पास कुछ मास भी है। जब मैं इसको अपने हाथ पर रखता हूं तो मुझे ठंडा या गर्म का एहसास होता है। वो कैरेक्टर बेसिकली इसका टेम्परेचर है। ठीक, टेम्परेचर इसकी लेंथ पर या इसके मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक,
तो वो सारे कैरेक्टर जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, वो टोटल कितने हैं, वो 7 हैं। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो वो 7 जो कैरेक्टर हैं वो बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये वो खाली फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी, वो क्या होंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि फोर्स मास और एक्सेलरेशन से बनती है। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और टाइम से बनता है, और वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम से बनती है, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम से बनती है। तो वो कैसी क्वांटिटी है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि कई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई एक क्वांटिटी है। ओके, बहरहाल क्वांटिटी तो है और मेजर भी कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटी या जो कैरेक्टर, हम जिस कैरेक्टर को मेजरमेंट के जरिए क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज के जरिए रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, उन क्वांटिटीज को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये चीज मैं लिख देता हूं। ओके, हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल ये वर्ड यूज करेंगे, या हम वर्ड यूज करेंगे बेसिक। और कौन सी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कौन सी क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज के जरिए रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, आफ्टर दैट 2 लाइन और हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको अभी हम पहले यूनिट डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इन 2 लाइन को भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट एक ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, फिजिकल क्वांटिटीज फॉलो लॉज ऑफ नेचर। ठीक, जैसे ये एक वुडन ब्लॉक है, इसको मैं अपने हाथ पर जब रखता हूं तो ये प्रेस करता है। ये प्रेस क्यों करता है, क्योंकि इसके पास वेट है। वेट बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कौन लगा रहा है इसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स, अर्थ लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। अर्थ क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो ये जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हमें न्यूटन ने बताया था कि हर 2 मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और ये किस लॉ से गवर्न होती है, वो फोर्स गवर्न होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। राइट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, ग्रेविटेशन के चैप्टर में। आगे भी हम पढ़ेंगे 11th क्लास में बहुत डिटेल के अंदर। तो क्योंकि वो मास पर डिपेंड करती है, इसी वुडन ब्लॉक को अगर हम चांद के ऊपर ले जाएं या मून के ऊपर ले जाएं, तो ये फोर्स 1/6 हो जाती है। हम जानते हैं, कैलकुलेशन है, उसका डेरिवेशन है। तो 1/6 क्यों हो जाती है, क्योंकि वो उस लॉ पर डिपेंड करती है। किस पर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज किस पर डिपेंड करती हैं, किसको फॉलो करती हैं, नेचर को फॉलो करती हैं, नेचर के लॉ को फॉलो करती है, क्योंकि वो नेचर का हिस्सा है। आफ्टर दैट, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट आमतौर से हम करते किस तरीके से, और मेजरमेंट की डिटेल क्या होती है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि मेजरमेंट की डिटेल क्या होती है अभी, इससे पहले। बहरहाल, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज डन बाय कंपैरिजन विद ए सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो भी सैंपल होगा, ठीक, वो जो सैंपल जो डीएम साहब अपने डिस्ट्रिक्ट में लेके आ चुके हैं, उसके जरिए, ठीक, फॉर एग्जांपल 1 kg का एक वेट या मास, या कहिए आप बाट कहते हैं उसको, ठीक है, हमारे यहाँ यूपी में सॉरी 1 kg का बाट फॉर एग्जांपल लेकर आ चुके, और वहां से कंपनीज ने आपके सैंपल लिए, और सैंपल लेने के बाद उससे बहुत सारे बाट बना दिए, और वो हमारे दुकानदारों के पास मौजूद है। एक दुकानदार फॉर एग्जांपल सब्जी बेचता है, हमने उससे कहा कि 1 kg या 2 kg आप हमें क्या दीजिए, आलू दे दीजिए। तो उसके पास तराजू है फॉर एग्जांपल पलड़े वाला। अब तो इलेक्ट्रॉनिक दिखते हैं हमको, उनका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, वो अलग होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको अभी हम नहीं समझा रहे। लेकिन हम लोगों ने सबने जो पार्ट वाले तराजू हैं वो देखे हैं, जिसके अंदर 2 बर्तन लगे हुए होते हैं, फ्लैट प्लेट लगी होती हैं। तो वो दुकानदार क्या करते हैं कि 1-1 किलो के 2 बाट या 2 किलो का 1 बाट एक तराजू में रख देते हैं। जैसे ही रखते हैं तो ये नीचे झुक जाता है, ठीक है, बात समझ में आती है। और दूसरे वाले पलड़े के अंदर क्या करते हैं, आलू रखते चले जाते हैं, ठीक।
जैसे ही आलू रखते चले जाते हैं तो ये नीचे आता जाता है और ये बराबर हो जाता है। अब जब ये बराबर हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जितना प्रेस इसको कर रही है ग्रेविटी, उतना ही प्रेस इन आलूओं को भी कर रही है ग्रेविटी। तो यानी कंपैरिजन में ये दोनों बराबर हो चुके हैं, यानी अब दोनों पलरों में बराबर का मास रखा हुआ है। ठीक, तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज डन बाय कंपैरिजन विद ए सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड इज दिस वन जो डीएम साहब लेकर आए थे, दो इट इज सब स्टैंडर्ड बट इट इज इक्वल टू दैट स्टैंडर्ड विच इज प्लेस्ड इन न्यूयॉर्क। ठीक, जो साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी तय कर ली, इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया गया, उसको हमने स्टैंडर्ड माना मास के लिए, उसको हमने स्टैंडर्ड माना लेंथ के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी सबके स्टैंडर्ड हमने तय कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कंपैरिजन में मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल मुनासिब है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज डन बाय comparison with a sample of a standard quantity. This is the way in which we basically measure the quantity. Now let us talk about unit. यूनिट क्या होती है या यूनिट की जरूरत क्या होती है? तो यूनिट की जरूरत क्या होती है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। सपोज एक बात कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये लोहे का बाट है, ओके, इसका जो मास है, अब इसका मास होगा, इसका मास अभी हमने फॉर एग्जांपल यूनिट रखी नहीं है, यूनिट तो हम रख चुके काफी पहले, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी में जी रहे हैं या 17th सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हमने कोई यूनिट तय नहीं करी है मास की। ठीक, तो इसको जब हमने नापा तो ये 1 पाया हमने, कितना पाया? 1। दिस इज 1, दिस इज व्हाट? दिस इज लेंथ। तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं यहां बीच में, सपोज लेंथ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपके समझ में आए। यहां पर मैंने लिखा लेंथ, तो लेंथ इज 1। ठीक है, इसकी यूनिट रखी हमने, इसकी वैल्यू रखी मेजरमेंट के बाद 1। और ये लकड़ी का एक फॉर एग्जांपल ब्लॉक है, तो मैंने इसको भी नापा यहां से लेके यहां तक। फॉर एग्जांपल एफपीएस सिस्टम में हम नाप रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये आया 1 फुट। तो फुट तो अभी हम जानते नहीं है, तो हमने लेंथ तो हम नाप चुके, इसका तो हमने मास नापा था ना, तो मास हम ऊपर लिखते हैं, मास इज इक्वल टू 1। ठीक, अभी हम केजी नहीं जानते, अभी हम खाली 1 जानते हैं। और लेंथ जो नापी हमने इस ब्लॉक की, वो नापी 1। तो लेंथ भी 1 और मास भी 1, तो खाली अगर 1 लिख देंगे तो एकदम से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, भाई ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी है कौन सी? यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, यहां पर भी 1 लिखा हुआ है। तो इसके बाद एक कैरेक्टर के इन्वेंशन की जरूरत थी, या एक समझौते की, या एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, जिससे ये पता चल जाए कि ये बेसिकली क्वांटिटी कौन सी है, या ये क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी फिजिकल कैरेक्टर को ये दर्शा रही है या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके बाद जरूरत पड़ी हमें किसकी? यूनिट की। यूनिट की डेफिनेशन देखिए क्या है, it is defined as the standard of reference value used to measure a physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड रखे हैं, लेंथ का स्टैंडर्ड रखा है, करंट का स्टैंडर्ड रखा है, टेम्परेचर का रखा है, मास का रखा है, ओके। तो उनके सबके जो स्टैंडर्ड रखे हैं वो बेसिकली यूनिट कहलाते हैं। ठीक, उनके स्टैंडर्ड के नाम रखे हैं हमने। जैसे अब इन 2 लाइनों पे आ जाते हैं, ये रह गई थी ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या चीज कॉम्बिनेशन? मेजरमेंट के बाद जो भी क्वांटिटी आएगी, उसकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटी आएगी, उसकी कुछ उसका कुछ एड्रेस लिखेंगे हम, उसकी कुछ यूनिट लिखेंगे हम, उसकी कुछ वैल्यू लिखेंगे। उसके पास 2 चीजें होंगी। क्या होंगी? एक तो देखिए जैसे ही लिखा 5 मीटर, 5 मीटर आप सुनते ही समझ जाते हैं कि ये बेसिकली लेंथ को बता रहा है। 2 kg, इसको सुनते ही आप समझ जाते हैं कि ये मास को बता रहा है। 105 केल्विन, इसको सुनते ही आप समझ जाते हैं कि ये टेम्परेचर को बता रहा है। तो 2 जो चीजें हैं इसमें, एक तो है ये यूनिट, ये मीटर किसको बता रहा है? यूनिट को बता रहा है। और 5 किसको बता रहा है? 5 कंपैरिजन को बता रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल
किसी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे थे, नाप रहे थे, तो ऐसे 5 हमने क्या रखे, बाट रखे, एक के ऊपर एक रखे, और फिर जाके बैलेंस हुआ। तो हम ये समझ जाएंगे कि दूसरे पलड़े के अंदर कितने गुना रखा हुआ है 1 केजी का, 5 गुना रखा हुआ है। तो 5 हमने यहाँ लिख दिया, और क्योंकि हमने मास जो कैरेक्टर था मास उसको मेजर किया था, और सॉरी यहाँ पर केजी, जो कैरेक्टर था केजी हमने उसको मेजर किया था, मास को मेजर किया था, इसलिए यहाँ पर केजी लगा दिया। बात समझ में आई क्या? तो इन दिस वे वी बेसिकली राइट द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी 5 मीटर, 2 kg, 105 केल्विन, 20 एम्पियर्स। ओके, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जब भी हम उनकी वैल्यू लिखेंगे, उस यहां तो एक कंपैरिजन का नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो इन दिस वे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिखेंगे। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज गुड इनफ। अब हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, जो बुक्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, या उनके किस तरह से उनके स्टैंडर्ड हमने तय किए हैं, उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। नाउ ये बेसिकली एक मैंने पूरी टेबल ड्रॉ की है और इसको मैंने रीप्लॉट किया है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर गालिबन बनी हुई है, एसआई बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के नाम से। ये टेबल नंबर 2.1 है। इसमें जो 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इनको लिया गया है। और मैंने 2 ये जो क्वांटिटीज जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इनके भी यूनिट होते हैं लेकिन डायमेंशन कोई नहीं होती, इनकी भी यूनिट है। तो इन 2 क्वांटिटीज को भी मैंने यहाँ लिया है। साथ में एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बेसिकली 3 पार्ट है। एक तो एसआई यूनिट का नाम क्या है, फिर दूसरा एसआई यूनिट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर एसआई यूनिट की डेफिनेशन क्या है। तो ये एनसीईआरटी में मौजूद है डेफिनेशन, उसमें हम डिस्कस करेंगे। पूरी मैंने जानबूझ के लिखी नहीं है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी है लेंथ है। लेंथ का मतलब क्या है कि किसी चीज के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक, डिस्टेंस नापना है। तो डिस्टेंस के लिए ये तय किया गया भाई कि हम एक यूनिट का नाम रखेंगे मीटर, और अब हर जगह ये मीटर हम लिखेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल कोई चीज 15 मीटर की है, 15 मीटर, तो हम पूरा लिखें 15 मीटर्स लिखें पूरा, तो उससे अच्छा है कि हम एक सिंबल भी बना दें इसका। तो हमने उसके लिए सिंबल मीटर के ही एम को, स्मॉल एम को यूज किया, और ये इसका एम सिंबल हो गया। इसी तरह से मास का जो यूनिट हमने रखी वो 1 किलोग्राम रखी, और इसको नाम दिया हमने किलोग्राम। इसका जो सिंबल रखा वो हमने केजी रखा। टाइम का जो यूनिट है उसका नेम है सेकेंड, और इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एस। बच्चे आमतौर से इम्तिहान में ये मिस्टेक करते हैं कि वो कैपिटल एस लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। कैपिटल एस यूज्ड फॉर सीमेंस, वो रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है या कंडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। एम्पियर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर को स्मॉल ए से लिखा है यहाँ पर, ये नेम ऑफ यूनिट स्मॉल ए से होगा, लेकिन जब हम सिंबल लिखेंगे इसका तो वो कैपिटल ए से होगा। याद रखिए, जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, जब भी हम उसका नाम लिखेंगे तो वो तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कैल्विन भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में काफी काम किया था। तो कैल्विन की स्पेलिंग तो के से लिखेंगे, स्मॉल के, और ये यूनिट होगी किसकी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की, लेकिन जब हम सिंबल लिखेंगे तो वो लिखेंगे कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम नापेंगे मोल में, और जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे स्मॉल MOL। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। इसको हम मेजर करते हैं कैंडिला में, जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो वो लिखेंगे स्मॉल CD। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये 2 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं लेकिन इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक। रेडियंस में नापते हैं हम प्लेन एंगल को, आप डिग्रीज में प्लीज मत लिखिएगा, रेडियन इज ऐसा यूनिट। रेडियन को जब हम सिंबल में लिखेंगे तो RAD लिखेंगे। बात समझ में, ऊपर वो गोल सा जो बना देते हैं वो बेसिकली डिग्री के लिए होता है। सर्किल, स्टेरेडियन किसकी यूनिट होगी, यूनिट का नेम होगा, वो होगा सॉलिड एंगल का, और SR से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सिंबल को लिखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेशन। 1 मीटर को डिफाइन किया 1983 में
1983 में जब 1 मीटर को डिफाइन किया तो वो बेसिकली डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड के लिए सेम होगी या पूरे यूनिवर्स के लिए भी इवन सेम होगी। वो क्या होगी? द मीट, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी किताब में देख सकते हैं, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर लाइट जो ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। इस सेकेंड, इतने सेकेंड के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम 1 मीटर कहेंगे। इसी तरह से केजी के लिए भी हमने एक नमूना तैयार करके रख दिया, और इसको किसने तैयार किया? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने तैयार किया, और फ्रांस में पेरिस के पास एक जगह है सेवर्स, वो वहां पर रख दिया 1889 में। और इसको जो डिफाइन किया वो कैसे किया? द 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम ए प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का जो सिलेंडर था वो रेडियो एक्टिव भी नहीं होता, उसके अंदर से मास ना कम होता है, ना वो कॉरोड होता है, ना उसका मास बढ़ता है। तो वो जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का सिलेंडर रखा है कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस में पेरिस के पास एक जगह है, वहाँ पर रखा हुआ है 1889 से। उसका जो वजन है बेसिकली वही 1 किलोग्राम है। बात समझ में? अब मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। ये जो आपके प्रोटोटाइप, आपके एग्जाम्पल सेट किए या स्टैंडर्ड सेट किए, इनकी बहुत सारी कॉपीज़ भी तैयार की गई, और जितने कंट्रीज़ उसके अंदर शामिल होते गए उन सबको वो कॉपीज़ दे दी गई, लेंथ की, मास की, हर चीज़ की कॉपीज़ और डेफिनेशंस सब दे दी गई। वो अपने मुल्कों के अंदर लेकर चले गए। उनकी जो राजधानियाँ थी, कैपिटल्स थी, वहाँ पर उन्होंने एक अपनी वेट एंड मेज़र का एक डिपार्टमेंट बनाया, वहाँ पर उसको रखा लैब के अंदर। उस लैब से फिर फर्दर कॉपीज़ तैयार कर कर स्टेट में, जैसे हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है इंडिया के अंदर, वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैपिटल्स है, जैसे लखनऊ यहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर एक कॉपी भेज दी गई। फिर वहाँ पर फर्दर कॉपीज़ बनाई गई, और डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है तो यहाँ के डीएम के ऑफिस में इंटरनेशनल वेट एंड मेजर की हर चीज़ की कॉपी और डेफिनेशन मौजूद होगी। अब फॉर एग्जांपल वेट की बात कर लेते हैं, मास की बात कर लेते हैं। मास को अगर नापना है तो इसकी कॉपीज़, मास की जो स्टैंडर्ड कॉपी होगी वो डीएम के पास मौजूद होगी, हर सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के। अब जो डिस्ट्रिक्ट के पास कॉपीज़ मौजूद हैं, अगर कहीं कोई तनाज़ा या कहीं कोई झगड़ा खड़ा होता है कि भाई इनका जो वेट है या मास है वो 1 kg से कम है, ये दुकानदार कम तोल रहा है या ज़्यादा तोल रहा है, इस तरीके से अगर कोई मान लीजिए खड़ा होती है, कोई इशू खड़ा होता है, तो वो डीएम ऑफिस से जस्टिफाई किया जा सकता है कि भाई वाकई में इसका वेट सही है या गलत है, या इसका बार्ट जो है वो क्या होना है, इसके साथ कार्रवाई होनी है नहीं होनी। तो बहरहाल वहाँ से नापा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली एडॉप्टेड सिस्टम है। इसी तरह से हर चीज़ की एक डेफिनेशन है। मैंने आपसे कहा था कि मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को समझाऊंगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन या ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला में नापते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये बताती है कि किसी लाइट सोर्स, कोई लाइट सोर्स कितनी ज़्यादा रोशनी जो है वो फैला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटाकर समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइट बल्ब है और वो लाइट बल्ब 15 वॉट का है, ठीक है, और एक लाइट बल्ब है और वो मान लीजिए 1000 वॉट्स का है, ठीक है। हम बारी बारी एक एक को क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं और यहां पर हमने एक कागज रखा है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेन पेपर। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। सपोज ये मेरे पास एक पेपर है, ओके, ये मैं इसको पढ़ना चाहता हूं, तो इसका अपना कुछ एरिया है। जब मैं एक बार इस बल्ब को इल्यूमिनेट करता हूं तो भी ये रोशन हो जाता है, मुझे दिखने लगता है। जब मैं इस बल्ब को ऑन करता हूं तो भी ये रोशन हो जाता है। लेकिन जब मैं इसको ऑन करता हूं तो ये मुझे ज्यादा इल्यूमिनेट नजर आता है। इसका मतलब क्या है कि यहां से ज्यादा रोशनी आ रही है इस एरिया पर। तो लाइट रेज पर यूनिट एरिया इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडिला के अंदर।
कि यानी 1 मीटर स्क्वायर में या एक पर यूनिट सॉलिड एंगल में हम कितनी लाइट रेज ये निकाल रहा है, ये लाइट सोर्स। तो ये होता है बेसिकली कैंडिला, कि लाइट एनर्जी पर यूनिट सॉलिड एंगल या पर यूनिट एरिया इज नोन एज बेसिकली कैंडिला। और इसको हम मेजर करते हैं, इसमें CD में मेजर करते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।